स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इससे पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित सवालों जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम उन सवालों से आगे और भी सवालों की बात करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है। ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन 2 है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना यानी क्षमादान की शक्ति, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इनमें से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त नहीं करते, उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, लेकिन इनको राज्यपाल की सलाह से किया जाता है, यानी इसमें राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है संबंधित जो राज्य होता है वहाँ के राज्यपाल का। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श यानी लिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल का, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 161 राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति यानी किसी अपराध सिद्ध हो चुका है ऐसे व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण करने की क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, किसकी? क्षमा करने की, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन डैश की सहायता और सलाह से करेगा। तो आपके ऑप्शन हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल क्या होते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है अपना कार्य करते हैं, लेकिन जब जो राज्यपाल होता है अपने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, तब वो किसी की सलाह नहीं लेता। यहाँ पर यही लिखा गया है कि अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 162 तो ये कहता है कि इसमें क्या दे रखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 163 की। किसकी? 163। तो आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह, क्या? सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। ठीक है, तो इसके क्लॉज की बात करते हैं। तो 163 का कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जो वो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रधान कौन होगा? उसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री, पहला। दूसरा क्या कहता है कि राज्यपाल का अपने विवेक के अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, यानी राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार जो काम करता है उसका जो विनिश्चय है, जो डिसाइड करता है, वो अंतिम होगा। तीसरा क्या कहता है? क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और अगर दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी भी कोर्ट में जांच नहीं की जाएगी, यानी कि मंत्री जो है वो राज्यपाल को क्या सलाह देते हैं, इसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 163 किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 165, आर्टिकल 170, आर्टिकल 160 या फिर आर्टिकल 158। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 165। ठीक है, तो आर्टिकल 165 क्या कहता है? आर्टिकल 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें हाई कोर्ट के जज बनने की क्या हो? अर्हता हो या योग्यता हो, अर्हित किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यानी राज्यपाल क्या करेगा? जो है विधि संबंधी मामलों में, कानून संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए ऐसे व्यक्ति को
जो कि हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है उसको महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल क्या करेगा, एडवोकेट जनरल, ठीक है, नियुक्त करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। तो यही बात की गई कि आर्टिकल 165 में ये चर्चा की गई। देखते हैं आगे। तो देखिए अब यहाँ पर दे रखा है कि जो योग्यता क्या है, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट में या तो उसने 10 सालों तक वकालत की हो, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसका कर्तव्य क्या होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी यानी कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे। कौन से, विधिक यानी लॉ से रिलेटेड, जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे। कौन निर्देशित करेगा, राज्यपाल करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो, यानी महाधिवक्ता के जो उनको प्रदान किए गए जो कार्य हैं उनको करना है जो महाधिवक्ता के लिए है, ठीक है, या फिर राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करेगा या सौंपेगा। और कौन से काम होने चाहिए जिनका स्वरूप विधिक हो, यानी लॉ से रिलेटेड जो काम होते हैं वो, ठीक है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे, यानी राज्यपाल जो डिसाइड करे ऐसे पारिश्रमिक प्लस राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल की इच्छा पर डिपेंड करता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। अब देखिए कोई किसी की इच्छा पे है तो वो कभी भी हटाया जा सकता है उसको। तो ये था हमारा एडवोकेट जनरल के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। देखिए अभी अभी हमने इस बारे में चर्चा की कि कानूनी मामलों में, लॉ से रिलेटेड मामलों में सलाह देने के लिए कौन होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एजी, ठीक है। एजी क्या करते हैं, कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल इनको नियुक्त करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है, 165 के तहत, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, ठीक है, वीडियो में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है गलत कौन सा है। देखिए ऐसे सवाल जो है उनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, कई बार गलती हो जाती है इस पर। सही है, सही नहीं है, गलत है तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, लेकिन असत्य है, सत्य नहीं है मतलब कि असत्य है। तो आप जो है वो सवाल पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शन 1, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मुझे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा ही कौन सा है, गलत पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यानी चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये नियुक्ति जो है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, वही 2 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। पहला है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है, किसका, भाग लेने का। सेकंड स्टेटमेंट है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि जो महाधिवक्ता होते हैं उन्हें कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होते, यानी वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में, इसकी व्याख्या क्या कहती है। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, पहली चीज़। दूसरा, इसके अलावा उसे विधानमंडल के दोनों सदनों, क्या, विधानमंडल के दोनों सदन या संबंधित समिति, ठीक है, अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वे अधिकृत है, मैं बिना मताधिकार। तो देखिए यही बात हम कर रहे हैं कि
वोटिंग राइट नहीं होता है, बिना मताधिकार। ठीक है, बिना मताधिकार क्या है, बोलने व भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। यानी विधानमंडल के किसी सदस्य को जो भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं, भत्ते मिलते हैं, वही सभी महाधिवक्ता को भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ये आप याद रखना है। ठीक है, तो जो एजी होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो सीईटी में पूछा गया सवाल है। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिले, लेकिन हो सकता है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाए या फिर एक स्टेटमेंट कहीं और आपको मिले ये। ठीक है, तो इसलिए जो ये सवाल हैं प्रीवियस ईयर के, इनको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। एक तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उसके अलावा अगर अगले पेपर में हो सकता है कि किसी न किसी और क्वेश्चन फॉर्म में ये आपको मिल जाए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 और 2, दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना के बाद जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 के द्वारा राजस्थान राज्य का जब निर्माण हुआ था, जब 7वां चरण था इसका, के साथ क्या हुआ था, एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यालय भी अस्तित्व में आया। ठीक है, कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जब नए राज्य का निर्माण हुआ था राजस्थान का, उसके साथ ही। और जो नव सृजित राजस्थान था, यानी ये जो नया बना राजस्थान था, इसके जो पहले एजी थे, एडवोकेट जनरल जो थे, वो कौन थे? श्री जीसी कासलीवाल। ठीक है, को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया। एडवोकेट जनरल का कार्यालय राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है। यानी जो सरकार होती है, राज्य सरकार, उससे रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं उनको कौन देखता है? महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल, एजी। तो एजी कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है और इसकी ब्रांच जयपुर में। तो ये आप इसको याद रखना है कि इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर। क्योंकि कई सारे कार्यालय जयपुर में है, तो हो सकता है कि आप गलत हो जाए आपसे ये। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के प्रेशर में कह लीजिए या फिर हमें याद नहीं आते हैं, तो इसको याद रखना है कि मुख्य पीठ जोधपुर और ब्रांच जयपुर। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 या फिर सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। तो इसका सही जो जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सदस्यों की कुल संख्या का कितना? 1/6। कौन करते हैं? राज्यपाल मनोनीत। ठीक है, और कहाँ करते हैं? राज्य की विधान परिषद में। अब ये जो व्यवस्था है ये मिलती है हमें आर्टिकल 171 में। तो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है, या आप कह सकते हैं मनोनीत करता है। ठीक है, और ये जो 1/6 सदस्य जो होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा, किससे? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल क्या करते हैं? विधान परिषद में सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है, कितने सदस्य? सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल, यानी राज्य की जो विधायिका है उसके कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 172, ऑप्शन 2 है आपका 151, ऑप्शन 3 है आपका 124 और ऑप्शन 4 है 113। तो देखिए एक बार आप कमेंट में बताइएगा कि आर्टिकल 124 का संबंध जो है वो किस चीज़ से। ठीक है, अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 172।
अब बात करते हैं आर्टिकल 172 की। तो राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में इसमें चर्चा की गई है। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, यानी सामान्यतः 5 साल जो है वो कार्यकाल होता है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है कि राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति जो है वो नहीं होती। आपके ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, वो हैं विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की, या फिर ऑप्शन 4 विधानसभा के सत्रावसान की। तो इसमें जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो विधानसभा को स्थगित करने की। ठीक है, क्या स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो आर्टिकल 174 क्या कहता है? राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। तो देखिए आप इसको याद कर लीजिए कि स्थगन की जो पावर होती है वो राज्यपाल में निहित नहीं होती है, बाकी की आहूत करने की, विघटन की, सत्रावसान की, ये सभी शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं। तो आर्टिकल 174 का 1 क्या कहता है? राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन क्या करेगा? आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 2 सेशन के बीच 6 माह का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि किसी सेशन की लास्ट मीटिंग और अगले सेशन की पहली मीटिंग। ठीक है, आर्टिकल 174 का 2 क्या कहता है? राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? पहला, विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। इससे पहले के सवाल में हमने ये चर्चा की है और ये सवाल जो है स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 2 और 4। ये 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो राज्यपाल द्वारा ये जो कार्य दिए गए हैं ये किए जाते हैं और इसमें कौन सा नहीं किया जाता? तीसरा नहीं किया जाता, यानी कि बैठक स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। अभी हमने इससे पहले के 2 सवाल में डिस्कस कर लिया है। तो विघटन करने का, आहूत करने का, सत्रावसान करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है, लेकिन बैठक स्थगित करने का नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण? देखिए इनको आप जो टर्म्स होती हैं इनको ध्यान से पढ़ा कीजिए। विशेष अभिभाषण किसकी बात कर रहा है? विशेष अभिभाषण की। आर्टिकल 176, आर्टिकल 123, आर्टिकल 177 या फिर आर्टिकल 173। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 176। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए 2 आर्टिकल हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण से संबंध रखते हैं, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176। तो 175 क्या कहता है? सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, यानी राज्यपाल का ये अधिकार होगा। क्या होगा? राज्यपाल का अधिकार होगा। ठीक है, अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का। और आर्टिकल 176 क्या कहता है? राज्य का विशेष अधिवेशन। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। ठीक है, तो विशेष अभिभाषण या विशेष अधिवेशन की अगर बात हो रही है तो आर्टिकल 176 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान युग्म गलत है? यानी ये पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन 1 है आर्टिकल 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियाँ, आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, आर्टिकल 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, आर्टिकल 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण की अभी हमने चर्चा की है, जो कि दे रखा है आपका 176 में, ना कि 165 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
और देखिए 165 की भी हम चर्चा करके आए हैं अभी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। और एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता करता है क्या है कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने का काम करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद किया था कि इन्हें विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं होता है। तो ये 2-3 पॉइंट है इसके बारे में, जहाँ पे जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। तो आप ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें याद रखना। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी जो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 178, 175, 176 या 177। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 177, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की। आर्टिकल 177 क्या कहता है, सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। तो किसी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार होगा। क्या कह रहा है ये, किसी भी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार होगा, अन्यथा किसी राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में क्या कर सकता है, विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, और बोलने के लिए और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानमंडल की किसी भी समिति जिसमें वह एक सदस्य नामित किया गया हो। ठीक है, अगर उसको सदस्य के तौर पर नामित किया जाता है तो उसमें भी, लेकिन इस लेख के आधार पर वोट का हकदार नहीं होगा। तो ये हम बात कर चुके हैं कि वोटिंग राइट उसके पास नहीं होता है, लेकिन उसके पास बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का जो है वो अधिकार जो है वो महाधिवक्ता के पास होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। ऑप्शन 1 कनाडा, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन 4 आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कनाडा। तो जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्र द्वारा। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं केंद्र सरकार की सलाह पर। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये हमने लिया कहाँ से है आखिर, तो देखिए कई सारे प्रोविज़न्स हैं जो हमने अलग अलग कंट्री से लिए हैं। तो ये राज्यपाल से संबंधित जो प्रोविज़न है, जो नियुक्ति की जाती है, उसको लिया है हमने कनाडा से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड, ठीक है, कौन सा, राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 1974, ऑप्शन 2 1975, ऑप्शन 3 1973 या फिर 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1973। तो समस्त वैधानिक प्रशासनिक प्रयोजनार्थ, ठीक है, यानी वैधानिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए गवर्नर रिलीफ फंड का गठन किया गया था 14 मार्च 1973 को। कब, 14 मार्च। ठीक है, इसकी डेट भी आप याद रख लेना, 14 मार्च 1973 को किया गया। इस फंड के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है, अब उद्देश्य की बात करते हैं। अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अग्निकांड हो गया, बाढ़ हो गई, दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में अगर महामारी है, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में अगर फसल नुकसान होता है, औषधि और उपकरणों हेतु सहायता, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उनको उचित लगे, ठीक है, जो भी कारण राज्यपाल को उचित लगे और जहां तात्कालिक आवश्यकता हो, तो इस रिलीफ फंड जो है, ये जो पैसा है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अग्निकांड हो गया, बाढ़, दुर्घटना में सहायता, महामारी, अतिवृष्टि, ये सब चीज़ें इनमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राज्यपाल, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, आर्टिकल 200। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, आर्टिकल 201। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ठीक है, तो इसमें से जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, क्या है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3।
तो देखिए आर्टिकल 200 और 201 से संबंधित अभी जो है तमिलनाडु का एक केस चर्चा में रहा था। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रपति की जो समय सीमा है उसको तय कर दिया गया। यानी कि जो विधेयक होता है, राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रखे, रिजर्व रख दे। लेकिन संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो राष्ट्रपति है कितने समय में जो है उस पर कोई डिसीजन लेगा। इससे क्या होता है कि जो विधानमंडल होती हैं, जो बिल पारित करती हैं, जो विधेयक होते हैं, वो कानून नहीं बन पाते। अब कानून नहीं बनते तो इससे क्या होता है कि जो लोकमत है या लोकतंत्र है उसकी जो भावना है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि जो विधानमंडल होती है लोगों के लिए कानून बनाती है, लोगों के लिए चीज़ें लेके आती हैं। लेकिन अगर कोई एक्ट नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए इसको आरक्षित रख लेते हैं, जहाँ पर अक्सर देखा गया है कि सेंटर और स्टेट में अगर अलग अलग सरकारें होती हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो तमिलनाडु का जो राज्यपाल थे RN रवि, उनके द्वारा 10 से अधिक विधेयकों को इस तरह लंबित कर दिया गया। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अब राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी कि उसमें उनको डिसीजन देना होगा या कोई रीज़न बताना होगा। तो आर्टिकल 200 और 201 इसी से संबंधित हैं। तो 200 तो कहता है कि विधेयकों पर अनुमति, यानी कि राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है, सामान्यतः। या तो वो विधेयक को रोक ले, या अनुमति दे दे, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे अगर वो धन विधेयक नहीं है। और फोर्थ होता है कि राष्ट्रपति के लिए उस बिल को क्या कर ले, आरक्षित रख ले, ठीक है। और आर्टिकल 201 क्या कहता है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है। यानी अब राष्ट्रपति तय करेगा, क्या तय करेगा कि वह बिल पर अनुमति दे दे या उसको रोक ले। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहाँ क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो आर्टिकल 200 के पहले परंतुक में वर्णित है लौटा दें, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल को निर्देश दे सकता है, यही आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की नियत तारीख से 6 महीने की अवधि में, कितने महीने की अवधि में, 6 महीने की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तद अनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना, हो सकता है वापस उसमें कोई संशोधन हो सकता है नहीं हो, उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। यानी उस राष्ट्रपति के सामने उसको फिर से रखा जाएगा। यहाँ पे फिर राज्यपाल की भूमिका नहीं रहती है, ठीक है। तो इस तरह आर्टिकल 200 और 201 दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो हाल ही में चर्चा में भी है और वैसे भी इनसे संबंधित सवाल जो है पूछे जाते हैं। विधेयकों से संबंधित दोनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 200 और 201। तो आप इन दोनों आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए कि न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें और थी। बाकी तो हमने मेन चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इससे पहले की क्लास आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस क्लास को देखें। और ये जो सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम कि किस तरीके से सवाल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अब आगे के जो सवाल हैं हम चर्चा करेंगे उनकी नेक्स्ट वीडियो में।